साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। नेपाल के हालात अचानक खराब हो गए, जहां प्रदर्शनकारियों ने संसद को फूंक दिया, सुप्रीम कोर्ट को फूंक दिया, पूर्व प्रधानमंत्री के घर में आग लगा दी, जिसमें उसकी पत्नी भी जल के काफी गंभीर रूप से इंजर्ड हो गई और अस्पताल में जाकर दम तोड़ दिया। वित्त मंत्री को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली इस्तीफा दे दिया है, मजबूरी में ही सही या सेना के दबाव में और प्रदर्शनकारियों के दबाव में ही सही। और शुरुआत में तो खबर आई थी कि वो कहीं बाहर, एक बार दुबई में जाने की भी खबर आई थी। और भी अन्य मंत्रियों को भी जहां भी देखते हैं प्रदर्शनकारी पीटते हैं और लगातार हालात खराब होते जा रहे हैं। सेना ने मोर्चा संभाला है, कर्फ्यू भी लगाया गया है काठमांडू में और बाकी जगहों के भी हालात खराब हैं, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि जनरेशन जेड जो जनरेशन है, जिनकी उम्र 18 से 28-23 के बीच में है, उन लोगों ने इसकी प्रदर्शनकारियों की अगुवाई की है। वही लोग प्रदर्शन में शामिल हैं और सोशल मीडिया की 26 ऐप बंद करने की वजह से यह हंगामा हुआ, ऐसा हमारे यहां भारतीय मीडिया में बताया जा रहा है। लेकिन कहानी इससे अलग रिपोर्ट्स में आ रही हैं। यह प्रदर्शन या यह उपद्रव या यह विद्रोह अचानक नहीं हुआ है। आंदोलन पहले से भी चल रहे थे और वहां पर आम नागरिक की हालत इतनी खराब है कि रूस और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है, नेपाल के युवा यूक्रेन से भी लड़ने गए हुए हैं, रशिया की तरफ से, और यूक्रेन की तरफ से भी लड़ने गए हैं रशिया से, मतलब भाड़े के सैनिक। और दूसरे खाड़ी देशों में भी वो जाने को मजबूर हैं क्योंकि उनका गुजारा नहीं चल रहा। दूसरी तरफ जो सत्ता में या सत्ता के संरक्षण में जो लोग हैं या सत्ता में जो बैठे लोग हैं, उनके अपने बच्चे मौज ले रहे हैं, विदेशों में उनके वीडियो वायरल होते हैं, मतलब ऐश कर रहे हैं। तो इस तरीके का भेदभाव वहां बड़ी मात्रा में है, ज्यादा मात्रा में है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि 2008 तक वहां राजशाही थी, उसको आंदोलन करके जब हटाया गया तो लोकतंत्र आया। लेकिन लोकतंत्र आने के बावजूद भी वहां पर जो ब्राह्मण हैं वो करीब 12% और क्षत्रिय, जिन्हें वहां क्षेत्रीय कहा जाता है, वो वहां 16% है। लेकिन इन्हीं 28-30% लोगों ने पूरे शासन सत्ता पर कब्जा कर रखा है। बाकी जो 70% जनता है वो लाचार है, बेबस है और बेबसी में जीने के लिए मजबूर है। उनको ना कोई नौकरी है, ना कोई धंधा है, जमीन जायदाद, सत्ता, संरक्षण, सब कुछ इन्हीं ब्राह्मण और क्षत्रिय ने कब्जा किया हुआ है। इसका पता इस बात से लगाया जा सकता है कि 2008 के बाद में अब तक 13 प्रधानमंत्री हुए हैं या 13 बार सत्ता बदली है, जिसमें टोटल 10 प्रधानमंत्री हुए हैं, जिनमें 7 ब्राह्मण और 3 क्षत्रिय हुए। बाकी जो जन समुदाय है, बाकी जातियां हैं, उनका कोई प्रतिनिधित्व वहां है नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, सेना के जनरल होंगे, मंत्रालय में सेक्रेटरी होंगे, वो सभी ब्राह्मण या एकाध क्षत्रिय। तो इस तरीके से ब्राह्मणवाद ने नेपाल में कब्जा कर रखा है। यह ब्राह्मणवाद इतना हावी है
कि आम आदमी उसके खिलाफ विद्रोह करने को मजबूर हुआ। हालांकि जनजेड का नाम आया है और जनजेड ने उसमें अगुवाई की भी है, लेकिन ये इस विद्रोह में आम जनता सारी उसमें शामिल है। हालांकि अभी भी हमारे भारतीय मीडिया में इन बातों को मूल रूप में न दिखा के वो इस तरीके से दिखा रहे हैं कि वहां हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे थे या कहेंगे राजशाही की मांग कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग हैं जैसे भारत में भी हैं जो हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले हैं, लेकिन जो असल विद्रोह है वो जातिवाद और ब्राह्मणवाद के खिलाफ है और जाति विशेष के कब्जे के खिलाफ है। और इससे आगे कई बार सोचते हैं कि नेपाल में 30% लोग हैं ब्राह्मण और क्षत्रिय, उन्होंने पूरे सत्ता पर कब्जा कर रखा है। लेकिन अगर भारत में देखेंगे तो जिस तरीके से बिहार में जाति जनगणना कराई गई थी उससे पता लगा 10-11% ही सवर्ण है। तो भारत में तो 10-11% लोगों ने ही पूरे सत्ता पर कब्जा कर रखा है। नेपाल में कम से कम 30% तो है। तो देख के बड़ा अचरज होता है। और हालांकि यहां लोग बार बार उस बात को दोहराते हैं कि भारत में इस तरीके का विद्रोह करने का सोचना भी मत। हालांकि उन्हें पता नहीं कैसे आशंका होती है कि नेपाल में हुआ था भारत में भी होगा, तो उसके लिए पहले से वो धमकी जैसी बातों का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। लेकिन यहां बाबा साहेब का बना हुआ संविधान है और उसमें सभी इंतजाम किए गए हैं। जो संविधान की दूरदृष्टि थी उसकी वजह से यहां ऐसी कोई संभावना लगती नहीं है, क्योंकि जो दिक्कतें थी उनका हल भी हुआ है और लगातार हो भी रहा है। किसी संगठन, संस्थान या विभाग में कोई गलत आदमी तो हो सकता है, लेकिन उसको यहां एक्सपोज भी किया जाता है। हालांकि भारत में ब्राह्मणवाद इतना हावी है कि देश में ब्राह्मणों की संख्या कुल 3% के करीब है, जो 1931 की जनगणना के अनुसार पता लगा था। उसके बाद में तो खैर जाति जनगणना हुई नहीं, और हुई भी तो उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं हुए। तो 1931 की जनगणना के अनुसार भारत में सिर्फ 3% ब्राह्मण हैं, जिनका 97% कब्जा मीडिया पर है। सोचने वाली बात है, देखने वाली बात है। लेकिन उसके बावजूद भी भारत अच्छी तरह से चल रहा है और चलेगा, क्योंकि मीडिया में ब्राह्मणों की या एक जाति विशेष का इतना कब्जा होने के बावजूद भी हालांकि देश का नुकसान तो हुआ है और हो रहा है, क्योंकि जिस मीडिया को सत्ता से सवाल पूछने थे वह मीडिया उसी सत्ता के चरण वंदना में लगा हुआ है। लेकिन उसमें एक बड़ी बात यह भी है कि जनता में वो एक्सपोज भी हुआ है। अब जनता मीडिया की बात को सुनने को राजी नहीं है, मानने को राजी नहीं, और विश्वास तो करती ही नहीं है। कुछ एग्जाम्पल पीछे ऐसे आए जिनका जिक्र हर बात में किया जाता है जनता में। जैसे 2000 के नोट में चिप लगाई गई थी मीडिया द्वारा, तो उसका जिक्र भी होता है, मजाक भी होता है, और खूब मीडिया वालों का मजाक उड़ाया जाता है भारत में। वरना मीडिया से ये उम्मीद की जाती थी पहले कि मीडिया ने जो बात बताई है वो एकदम सत्य होगी, तो मीडिया का विश्वास भी बना हुआ था। लेकिन जिस तरीके से मीडिया ने पिछले कुछ वर्षों में यहां काम किया है, उससे मीडिया की जो छवि है वो सत्ता के चरण वंदना की ही बनी है, ना कि उनके द्वारा कोई इंफॉर्मेशन की। और ये भी भारत की जनता जानती है कि मीडिया सत्ता के लिए फेक खबर भी चलाती है। तो इसलिए बेशक एक जाति विशेष का ही कब्जा मीडिया पर हो, लेकिन वो अपने दायरे में है। उसके अलावा सोशल मीडिया पर आजकल भारत में ज्यादा विश्वास किया जाता है।
लेकिन इन सब से आगे जब ये बात सोची जाती है, ये बात दिमाग में आती है कि एक जाति विशेष का कब्जा इस तरीके से हो कैसे जाता है। भाई शुरुआत में जब आदिकाल से कबीलों से निकलकर मानव सभ्यता शहरों तक पहुंची तो सभी बराबर रहे होंगे, सभी अपने अपने ढंग से जीते होंगे। लेकिन इसी बीच में मानव सभ्यता के विकास में इतना ऊंच नीच, अपमान सम्मान जन्म से मिल जाना, ये कैसे संभव हुआ होगा? तो उसके बारे में यही माना गया है या विचार करने पर पाओगे कि ब्राह्मणवाद ने ये चीजें पैदा की है। और जैसे अगर 100 रुपए है और 10 आदमियों में बांटने हैं तो सीधे सबके पास 10-10 रुपए आ जाएंगे। लेकिन ब्राह्मणवाद का खेल इसमें अलग होगा, क्योंकि 100 रुपए हैं और 10 आदमियों में बंटने हैं तो उसमें ब्राह्मणवादी बीच में भगवान, स्वर्ग नरक और श्राप वरदान ये चीजें लाएंगे, जिसके मदद से वो सारी चीजें बदल देंगे और 100 में से 7-8 लोगों को 2-2 रुपए या 3-3 रुपए देंगे और बाकियों को वो खुद कब्जा लेंगे। क्योंकि अगर 100 रुपए का बंटवारा होना है तो 10-10 रुपए 2-10 और उसी टाइम हो जाएंगे। लेकिन ब्राह्मणवादी उसमें भी खेल करेंगे और उसमें भगवान, भूत, स्वर्ग नरक, श्राप वरदान बीच में लाकर कुछ ऐसा खेल करेंगे कि अगर हम इसको ऐसे बांटेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, ऐसे करेंगे तो नरक में जाएंगे, और इसमें तो भला भगवान ने ये श्राप दिया था, इसमें ये वरदान दिया था। और इस तरीके से खेल करके वो 80-70 रुपए खुद ही कब्जा कर लेंगे और बाकियों को 2-2, 3-3 रुपए या 4-4 रुपए देके और उनको कहेंगे तुम्हारी किस्मत में ही ये है, क्योंकि तुमने पिछले जन्मों में गलत काम किए थे जिनकी सजा की वजह से तुम शूद्र बने हो। और जहां भगवान, स्वर्ग नरक, श्राप वरदान बीच में आ जाते हैं वहां आम जनता उन पर विश्वास भी कर लेती है, और जहां आम जनता ने उन चीजों पर विश्वास किया वहीं वो गए काम से। अब इसका हल हालांकि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने किया है और काफी हद तक उनका उपचार भी हुआ है। उसके बारे में एक किस्सा बताया जाता है, उस किस्से का जिक्र करना मैं आपके यहां चाहूंगा कि ब्राह्मणवाद का हल अंबेडकरवाद कैसे है। 4 दोस्त थे, वो कहीं जा रहे थे, कहीं रास्ते में रुके। चारों में एक ब्राह्मण, एक ठाकुर और एक वैश्य और एक शूद्र थे। वो कहीं रुके रास्ते में और उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि भाई खीर खाने का मन कर रहा है। तो चारों ने सहमति जताई, ठीक है भाई खीर बनाएंगे। अब चारों ने मिलजुल कर, किसी ने लकड़ी का इंतजाम किया, किसी ने पतीले का इंतजाम किया, किसी ने चावल, दूध, घी, चीनी आदि का इंतजाम किया और उन्होंने खीर बना भी ली। जब खीर बन गई तो वही ब्राह्मणवाद की फितरत कि जो उनमें ब्राह्मण था उसने अपने मन में सोचा कि अगर इस खीर को अभी हम खाएंगे तो थोड़ी थोड़ी हिस्से में आएगी, इसके लिए मुझे चाल चलनी चाहिए। और उसने चाल चली। उसने भगवान का बीच में सहारा लिया और वही अपनी फितरत के अनुसार कि अभी शुभ मुहूर्त नहीं है और इसका जो लाभ खाने का पूरा नहीं मिलेगा, अगर इसको हम सुबह खाएंगे शुभ मुहूर्त में तो इसका लाभ हमें पूरा मिलेगा। ये हमारे जो पवित्र ग्रंथ हैं वो बताते हैं। सभी इस बात पर सहमत हो गए कि ब्राह्मण ने अगर ये बात बताई है तो ठीक ही होगी, और सुबह के समय खीर खाने का
फैसला कर लिया, खीर बन गई, खीर जो की तो रखी रही। और उसके बाद में ब्राह्मण ने बताया कि जो रात को सबसे अच्छा सपना देखेगा वो सारी खीर खाएगा। अब ये भी शर्त थी, और असली शर्त तो यही थी जो ब्राह्मणवाद में अपनी फितरत के अनुसार होती है। जब चारों सो गए तो सुबह सबसे पहले नहा धो गए, तैयार हुए, और उनमें से ब्राह्मण ने कहा, बोला भाई मैंने आज रात को सबसे अच्छा सपना देखा है और इसलिए मेरा अधिकार इस खीर पर बनता है और मैं अकेला इस खीर को खाऊंगा। बोला भाई सपना क्या देखा है? उसने कहा मेरे सपने में रात को भगवान श्री राम आए थे और उन्होंने कहा था कि इस खीर को बनाने में तेरी ही सोच थी और तूने ही सबसे ज्यादा मेहनत की है और तेरा ही अधिकार बनता है, इसलिए तू ही इस सारी खीर को खा। तो इस तरीके से मेरा अधिकार बनता है और खीर मैं खाऊंगा। उसके बाद में क्षत्रिय बोला भाई मैंने तेरे से भी अच्छा सपना देखा है, इसलिए खीर पर दावा मेरा बनता है। बोला तैने क्या सपना देखा है? कि मेरे सपने में भगवान श्री राम माता सीता जी के साथ आए और उन्होंने कहा कि तेरी मेहनत सबसे ज्यादा लगी है इसमें और इस खीर पर तेरा ही दावा बनता है और तू ही खीर को खाएगा, तो इसलिए मेरा दावा बनता है, खीर को मैं खाऊंगा सारी को। उसके बाद में वैश्य को कहा भाई तैने क्या सपना देखा है? बोला भाई मेरे सपने में भगवान श्री राम माता जानकी के साथ में हनुमान जी को भी साथ लेके और रथ में बैठकर आए और उन्होंने कहा, बोला ये खीर तेरी ही मेहनत से सफल हो पाई है और इसलिए सबसे बड़ा दावा तेरा ही बनता है और इस खीर को तू ही खाएगा, तो इसलिए सारी खीर को मैं ही खाऊंगा। अब तीनों ने अपने सपने बताए, तो फिर चौथे शूद्र से भी कहा गया भाई तैने भी कुछ देखा है? नहीं। तो शूद्र बोला भाई मेरे सपने में ना तो भगवान आए, ना जानकी आई, ना हनुमान आए, मेरे सपने में तो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर आए और हाथ में डंडा लिए हुए आए थे और वो कहने लगे, बोले रे शूद्र तेरे साथ में सदियों से ये धोखा करते आए हैं और आज भी करने की फिराक में है, तू कब तक सोता रहेगा? उठ और इस खीर को खा, तेरी मेहनत है। अगर तूने अभी खीर नहीं खाई तो सुबह तुझे इसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। और जब बाबा साहब ने मुझे डंडा दिखाया तो मुझे तो भाई खीर रात को ही खानी पड़ी और खीर तो मैं सारी रात को खा चुका। तो ये ब्राह्मणवाद का इलाज अंबेडकरवाद ही कर सकता है और कोई नहीं, और कर भी रहा है। वरना अगर खीर खाई थी, खीर बनाई थी तो उसको चारों मिलकर खा लेते, ईमानदारी तो यही थी। लेकिन ईमानदारी का तो इस्तेमाल करना ही नहीं, बेईमानी ही करनी है। और एक ब्राह्मण की नजर सारी खीर पर पड़ी और सारी खीर को खाने की षड्यंत्र भी कर दिया। भाई ब्राह्मण ने इसीलिए तो कहा था कि सो मुहूर्त में खाएंगे, इसका फल ज्यादा मिलेगा, लाभ ज्यादा मिलेगा, क्योंकि उसको अकेले को सारी खीर खानी थी और इसीलिए उसने षड्यंत्र रचा था। लेकिन इस षड्यंत्र का तोड़ अंबेडकरवाद ने कितने अच्छे तरीके से निकाला। तो यह है ब्राह्मणवाद और अंबेडकरवाद का आपस में डिस्प्यूट कहेंगे या विवाद कहेंगे या ब्राह्मणवाद का हल कहेंगे, अंबेडकरवाद से जो भी कहें। तो इस वीडियो में इतना ही। पोस्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि अंबेडकरवाद कितना सक्षम है ब्राह्मणवाद से लड़ने में। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।